हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कार्बन क्लासेस। आज फिर हम लोग लेकर आए हैं द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का द नेक्स्ट वीडियो विच इज़ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ओके, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हम लोग अब क्या करने वाले हैं सो देखिए। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में एक्चुअली में जो प्रोसेस होता है वो होता है माइक्रोस्पोर्स का बनना। ओके, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का डेफिनेशन क्या होगा? द प्रोसेस इन विच माइक्रोस्पोर्स आर मेड। ओके, तो माइक्रोस्पोर किसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं? माइक्रोस्पोर हम लोग यूज़ करते हैं पोलन ग्रेन्स के लिए। ओके, जो मेल गैमेट होता है ना उसके लिए ये यूज़ किया जाता है माइक्रोस्पोर। तो माइक्रोस्पोर का टॉपिक हम लोग अब किस में पढ़ेंगे? आफ्टर स्टेमेन। ओके, स्टेमेन हम लोगों ने अपना कंप्लीट कर लिया था लास्ट वीडियो में। स्टेमेन का एंथर हमने पढ़ लिया था, एंथर में क्या क्या होता है, पोजीशंस क्या है उसके, वो सब हम लोगों ने कवर कर लिया था। ओके, तो आज हम लोग करते हैं उसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो कि जिम्मेदार होता है पोलन ग्रेन के बनाने में। ओके, जो जेनरेटिव सेल होता है जो आगे चल के गैमेट का काम करेगा उसमें वो हेल्प करता है। तो पोलन सेक का हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर अच्छे से देखेंगे क्या है और उसको हम लोग समझेंगे अपने एनसीईआरटी के थ्रू। जैसा कि हमारे एनसीईआरटी में गिवन है वैसा मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किस तरह से बनता है। ओके, तो देखिए हम लोग अब आगे क्या करने वाले। पोलन सेक कहाँ पे प्रेजेंट था? हमारे ईच थिकल एरिया में मिडिल पार्ट में मौजूद था। ओके, जो एंथर था, एंथर का मिडिल पार्ट में एंथर बाइलोब्ड था। बाइलोब्ड में ईच लोब हैज़ वन थिका और वन थिका का इंटरनल पार्ट क्या था? द पोलन सेक। ओके, पोलन सेक जिसको हम लोग माइक्रोस्पोरोफिल भी कहते हैं। ओके, माइक्रोस्पोरोफिल पोलन सेक, दैट इज द पोलन सेक। इस पोलन सेक में इसके अपर पार्ट्स तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि कैसा कैसा लेयर्स होता है सेल्स का, वो सब हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके, 4 लेयर्स होते हैं, एंडोथेशियम, एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडिल लेयर एंड टेप्टम। उसके बाद जब इंटरनल हम लोग पार्ट पढ़ेंगे जो कि पोलन सेक कहलाता है, उसमें क्या होता है? उसमें होता है एट द अर्ली स्टेज उसमें स्पोरोजेनस टिश्यूज होते हैं। ओके, उसे हम लोग कहते हैं द स्पोरोजेनस टिश्यूज। जो स्पोरोजेनस टिश्यूज अपने अंदर कई सारे सेल्स लिए हुए हैं जिसे हम लोग कहेंगे स्पोरोजेनस सेल्स। ठीक है, तो हमारे एनसीईआरटी में जैसा कि दिया हुआ है कि स्पोरोजेनस सेल्स हैव some meiosis divisions then it formed माइक्रोस्पोर टेट्रैड। ओके, तो जब स्पोरोजेनस सेल्स ने मियोटिक डिविजन्स किया, मतलब ईच स्पोरोजेनस सेल्स ने मियोटिक डिवीजन किया, यहाँ पे तो कई सारे स्पोरोजेनस सेल्स है ना, तो उन्होंने डिविजन्स किया मियोटिक डिवीजन। तो मियोटिक डिवीजन के कारण वहाँ पे क्या फॉर्म हुआ? वहाँ पे फॉर्म हुआ हमारा माइक्रोस्पोर टेट्रैड। ओके, तो एक्चुअली में वो स्पोरोजेनस सेल्स जो होते हैं, ईच स्पोरोजेनस सेल्स आर कॉल्ड एमएमसी। ओके, ईच स्पोरोजेनस सेल्स आर कॉल्ड एमएमसी, मतलब कि माइक्रो स्पोर मदर सेल। ओके, तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे? एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसमें क्या हुआ? इसमें हुआ मियोसिस। मियोसिस हुआ। मियोसिस होने के बाद इसने क्या बनाया? माइक्रोस्पोर टेट्रैड बनाया। ओके, माइक्रोस्पोर टेट्रैड बनाया। तो ईच वन सेल्स कॉन्स्टिट्यूटेड वन माइक्रोस्पोर टेट्रैड। ओके, तो वो सेल कौन सा सेल था? वो सेल था माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसे हम लोग स्पोरोजेनस सेल्स भी कह सकते हैं। ओके, ईच स्पोरोजेनस सेल्स माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कहलाता है, जिसे हम लोग पोटेंशियल पोलन भी कहते हैं। ओके, पोटेंशियल पोलन सेल्स, इसे हम लोग और एक नाम क्या देते हैं? पीपीसी, पोटेंशियल पोलन सेल। एमएमसी को हम लोग ये नाम से भी जानते हैं। अब आपके पास 2 क्वेश्चंस है। एक, एमएमसी का प्लॉइडी क्या है? एमएमसी का प्लॉइडी क्या हो सकता है? बोलिए, विच मे बी पॉसिबल द प्लॉइडी ऑफ एमएमसी, मतलब वो हेप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है? सिंपल, इसका आंसर होगा सिंस कि वो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, मतलब पेरेंट्स का काम वो कर रहा है, यानी कि उसका जो सेल है वो डिप्लॉयड इन नेचर होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2n कैसा हो जाएगा? डिप्लॉयड इन नेचर। और वही जब मियोसिस करेगा तो आफ्टर मियोसिस वो क्या बनाएगा? वो ईच सेल एक माइक्रोस्पोर टेट्रैड बनाएगा। ओके, तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम ये टेट्रैड क्या है? तो टेट्रैड सिंस कि आप जानते हैं कि 4 थिंग्स का कॉन्स्टिट्यूशन टेट्रैड कहलाता है एक तरह से, तो यहाँ पर भी हमारे 4 सेल्स का कॉन्स्टिट्यूशन टेट्रैड कहला रहा है। ओके, तो ये एक
सेल, एक एमएमसी ने एक ऐसा थिंग बनाया, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसमें 4 सेल्स हैं। ओके, तो 4 सेल्स के कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग माइक्रोस्पोर टेट्राड कह रहे हैं, और वो भी कई तरह के होते हैं जनरली। तो वो कई तरह के कौन से हैं देख लीजिए। एक इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, इस तरह से हम लोग देखेंगे, 3 सामने की ओर, एक पीछे की ओर इसमें रहेगा, इसे कहते हैं टेट्राहेड्रल टेट्राड। ओके, दूसरा दिस वन, जिसमें कि चारों एक बराबर होंगे सेल्स। ओके, इसे हम लोग कहेंगे आइसोबाइलेटरल टेट्राड। और एक होता है दिस वन जो कि लॉन्गिट्यूडनल है, जिसे हम लोग कहेंगे लीनियर टेट्राड। ओके, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? वन सेल कितने सेल्स में डिवाइड हो सकता है बोलिए? इसमें जो 1 एमएमसी है उसमें जब डिविजन्स हुआ तो वो कितने सेल्स में कन्वर्ट हुआ? एक सेल 4 सेल बनाया। ओके, लेकिन यही अगर पूछा जाए कि एक सेल ने कितना टेट्राड बनाया तो क्या आंसर होगा? सिंपली 1 सेल इक्वल टू 1 टेट्राड। लेकिन अगर सेल्स की बात आए तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 एमएमसी हम लोग कह सकते हैं एमएमसी। ओके, 1 एमएमसी इक्वल टू 1 टेट्राड, और यही 1 एमएमसी इक्वल टू हाउ मच सेल्स? तो क्या आंसर आएगा? 4 सेल्स। ओके, ऐसा हो जाएगा आफ्टर मियोसिस। तो आफ्टर मियोसिस आप लोग बोलिए, जब मियोसिस है तो मियोसिस प्रोसेस कैसा प्रोसेस होता है? क्या वो इक्वेशनल होता है या रिडक्शनल होता है? बोलिए। इसका मतलब मियोसिस का मतलब ही होता है सिंपली रिडक्शनल प्रोसेस। ओके, रिडक्शनल मीन्स कि अगर उसका प्लॉइडी 2n था तो उसके जो डॉटर्स बनेंगे, जो डॉटर सेल्स बनेगा, उनका प्लॉइडी जस्ट हाफ हो जाएगा, दैट इज n हो जाएगा। ओके, इसलिए मैंने अपने सारे टेट्राड्स में आपको दिखाया है कि उसका प्लॉइडी n है। ओके, तो यहाँ भी n है, इसमें भी n है। ओके, जितना भी सेल्स बनेगा सबका प्लॉइडी n हो जाएगा, मतलब 2n से रिड्यूस होके n यानी कि हेप्लॉइड हो जाएगा उसका प्लॉइडी। ओके, तो जब हम लोग का क्वेश्चन आए कि एमएमसी जब टेट्राड में कन्वर्ट हो जाता है तो सेल्स का प्लॉइडी क्या होता है, तो सिंपली इसका आंसर होगा हेप्लॉइड। ओके, क्योंकि n कॉन्स्टिट्यूशन का वो बन जाता है, n न्यूक्लियस का वो बन जाता है। ठीक है, नेक्स्टली कौन सा टेट्राड इनमें से ज़्यादा कॉमन है, जो ज़्यादातर प्लांट्स में दिखता है? वो है टेट्राहेड्रल टेट्राड। ओके, जब भी स्ट्रक्चरल क्वेश्चन आएगा आपका तो टेट्राहेड्रल टेट्राड से ही आता है हमारा। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं? अब हम लोग इसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस करेंगे। ओके, अब होगा क्या कि ये यहाँ से तो हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस स्टार्ट हो ही गया है। एमएमसी डिवाइड होके बनाया माइक्रोस्पोर टेट्राड विथ 4 सेल्स। ओके, तो क्या बना यहाँ पे? हमारा 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल। ओके, 4 सेल्स बने। लेकिन क्या यही पोलन ग्रेन्स हैं? क्या यही पोलन ग्रेन्स है? नो, नॉट एट ऑल, ये पोलन ग्रेन्स नहीं है, इसे हम लोग पोलन ग्रेन नहीं कहेंगे। और दूसरी बात, ये जो हैं ये स्टार्टिंग स्टेज के पोलन ग्रेन हैं जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। ओके, ये जो चारों हैं ये इस टेट्राड से अलग होते हैं, ये टेट्राड में एक जगह मिक्स हैं। ओके, एक ही जगह सब एक दूसरे से चिपके हुए हैं। तो ये जो चिपके हुए हैं, ये चिपकावट एक दूसरे से अटैचमेंट क्यों है? किसी कारण से है ये अटैचमेंट। आप लोग को मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था एक टर्म जिसका नाम था कैलोज थिकनिंग। क्या था? यहाँ पे हमारा एक एंडोथेशियम था, वो एंडोथेशियम अपने अंदर एक लिक्विड रखे हुए था जिसका नाम था कैलोज थिकनिंग, जो कि एक दूसरे को अटैच करने में हेल्प करता है। वही कैलोज थिकनिंग अभी इस टेट्राड के पास है। ओके, तो उस कैलोज थिकनिंग को हटाने के लिए यहाँ पे एक स्पेशल एंजाइम बनेगा जो कि कौन सेक्रेट करेगा? द टेप्टम सेल्स। ओके, कौन सा एंजाइम सेक्रेट करेगा? देखिए, फॉर रिड्यूसिंग कैलोज थिकनिंग कैलेज एंजाइम वर्क्स। ओके, कैलेज एंजाइम ने वर्क किया। ओके, तो क्या किया? रिड्यूसिंग कैलोज थिकनिंग को करने के लिए कैलेज नाम के एंजाइम ने वर्क किया। यहाँ पे कौन से एंजाइम ने वर्क किया? कैलेज एंजाइम।
और कैलेज एंजाइम कहाँ से सीक्रेट होता है? तो टेप्टम सेल्स। पहले ही मैंने आप लोगों को बता दिया था, अपने पुराने लेक्चर में बताया है कि टेप्टम सेल्स का बहुत सारा फंक्शंस होता है, उनमें से एक फंक्शन है कैलेज एंजाइम का सीक्रेशन करना। और वो कैलेज एंजाइम कब काम आएगा? वो कैलेज एंजाइम काम आएगा हमारे स्पोरोजेनेसिस के टाइम, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के टाइम, जब टेट्राड कंडीशन में सेल्स रहेंगे तो उन सेल्स को अलग करने के लिए वही कैलेज एंजाइम हेल्प करेगा। ओके, क्यों? क्योंकि पोलन ग्रेन्स अगर एक दूसरे के साथ रहेंगे तो वो लाइट वेटेड कैसे बनेंगे और वो दूसरी जगह जाके क्रॉस पॉलिनेशन या सेल्फ पॉलिनेशन करने में हेल्प कैसे करेंगे? ये तो पॉसिबल नहीं है ना। इसलिए उन्हें फ्री बनाने के लिए, मतलब एक दूसरे से अटैचमेंट उनका हटाने के लिए इस कैलेज एंजाइम का होना बहुत ज़रूरी है। ओके, अब जब कैलेज एंजाइम ने इस पर वर्क किया, जब ये चारों सेल्स अलग अलग हो गए, तब भी ये कंप्लीट पोलन ग्रेन्स नहीं है। ओके, या हम लोग कह सकते हैं कि ये कंप्लीट जेनरेटिव सेल्स नहीं है। ठीक है, अब इनमें क्या होगा कि अब इनका डिज़ाइनिंग होगा। ओके, अब इनको स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा। अभी तो ये बेबी कंडीशन में है, अभी इनको स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा, मैच्योर बनाया जाएगा। तो जब ये मैच्योर्ड होंगे तब इनमें क्या होगा? इनमें फॉर्मेशन ऑफ मेल गेमिटोफाइट। अब क्या होगा? अब हमारा प्रोसेस होगा फॉर्मेशन ऑफ मेल गेमिटोफाइट। ओके, गेमिटोफाइट मीन्स कि अभी भी ये गेमिट नहीं बन रहा है, अभी ये गेमिटोफाइट बन रहा है। ओके, तो क्या बनेगा? सो देखिए, इसी में का हम लोग सेल लेंगे। ठीक है, इसी में का सेल लेंगे एक N। ओके, अब इसके साथ क्या होगा कि इसके अंदर कुछ लेयर्स बनेंगे। ओके, इसके अंदर कुछ लेयर्स बनेंगे, दैट इज एक लेयर बनेगा इंटरनल लेयर और एक लेयर बनेगा एक्सटर्नल लेयर। एक्सटर्नल लेयर कुछ इस तरह से रहेगा, कहीं कहीं पे पतला, कहीं कहीं पे मोटा, इस तरह से। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है स्ट्रक्चर? आपके एनसीईआरटी में भी ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, देखिएगा ध्यान से। तो जो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है उसे हम लोग कहते हैं इंटाइन। इंटाइन, ओके, इंटाइन स्ट्रक्चर कहते हैं इंटरनल वाले को, इंटाइन स्ट्रक्चर कहते हैं अंदर वाले को, और बाहर वाले को हम लोग कहते हैं द एग साइन। एग साइन। तो जब ये दो नाम हम लोग जाने तो इन दोनों नामों का और भी इंपॉर्टेंट थिंग्स हम लोग जान लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। द इंटरनल लेयर इज कॉल्ड इंटाइन एंड द एक्सटर्नल लेयर इज कॉल्ड एग साइन। इंटरनल लेयर इज कॉम्पोज्ड ऑफ, इंटरनल लेयर किस चीज़ से बना होता है? क्वेश्चन आता है, व्हाट थिंग्स हेल्प्स टू मेक इंटरनल लेयर ऑफ गेमिटोफाइट। ओके, मेल गेमिटोफाइट। तो क्या है इसका कॉन्स्टिट्यूशन? इसका कॉन्स्टिट्यूशन है द सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। इंटाइन का कॉन्स्टिट्यूशन है सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। ओके, और यही एग साइन का कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? एग साइन का कॉन्स्टिट्यूएंट है बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोगों को मैंने बताया है ऑलरेडी, द हार्डेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल विच इज कॉल्ड स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन। ओके, क्या है? स्पोरोपोलेनिन इज द मोस्ट हार्डेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, प्लांट्स का मोस्ट हार्डेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल स्पोरोपोलेनिन होता है, जो कि इस माइक्रोस्पोर को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा अर्ली स्टेजेस में। ठीक है, सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए। और यही एक साइन अपने अंदर कहीं कहीं पे पतला भाग रखे हुए है, जो कि मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं है, जहाँ पे स्पोरोपोलेनिन नहीं है, उस पार्ट को हम कहते हैं जर्म पोर। जर्म पोर। जर्म पोर कौन सा पार्ट है? जहाँ पे एग साइन का वो पार्ट जहाँ पे स्पोरोपोलेनिन नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, एक्सेप्ट स्पोरोपोलेनिन का जो पार्ट है उसे हम लोग जर्म पोर कहते हैं। क्यों ये जरूरी है? जर्म पोर जरूरी होता है पोलन ट्यूब को बनाने में। ओके, पोलन जब किसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जाएगा तब उसे पोलन ट्यूब बनाना पड़ता है ओवरी तक जाने के लिए। ओके, तो फॉर मेकिंग जर्म पोर्स का काम क्या है? फॉर मेकिंग पोलन ट्यूब। ओके, पोलन ट्यूब एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। ओके, तो ये था इसका स्ट्रक्चरल डायग्राम। नेक्स्टली अब क्या होता है कि अब तो ये सज गया। ओके,
क्या सज गया, गेमेटोफाइट सज गया, मेल गेमेटोफाइट बन गया। ओके, अब मेल गेमेटोफाइट बन गया तब अब उसके साथ क्या होगा, अब उसके साथ होगा ये कि वो अंदर ही अंदर डिवाइड होगा। ओके, अंदर ही अंदर उसका सेल डिवाइड होगा जो कि 2 भागों में बटेगा। अगर उसका सेल डिवाइड होके 2 भागों में बटेगा तो उसे हम लोग कहते हैं 2 सेल्ड स्टेज। ओके, अगर यही जो स्पोरोपोलिन है, अगर यही सेल अंदर ही अंदर 2 सेल्स में डिवाइड हो रहा है, ओके, अगर 2 सेल्स में डिवाइड हो रहा है तब इसे हम लोग कहेंगे 2 सेल्ड स्टेज। और यही अगर 3 सेल्स में डिवाइड होता है तो उसे हम लोग कहते हैं 3 सेल्ड स्टेज। ओके, तो ज़्यादातर केसेस में 2 सेल्ड स्टेज ही देखने को मिलता है। ज़्यादातर प्लांट्स में 60% प्लांट्स में 2 सेल्ड स्टेज दिखता है, 60% में। ओके, और बाकी 40% में 3 सेल्ड स्टेज दिखता है। तो ये जो 2 सेल्ड स्टेज है ये एक्चुअली में है क्या, इसमें एक बड़ा पार्ट होता है, इसमें एक बड़ा पार्ट होता है, एक छोटा पार्ट होता है। एक ऊपर वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं द नेम इज वेजिटेटिव सेल एंड नीचे वाला पार्ट इज कॉल्ड, ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसे हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव सेल्स, और यही जो नीचे वाला पार्ट है इसे हम लोग कहते हैं जेनरेटिव सेल्स। ओके, वेजिटेटिव सेल्स का तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, हम लोगों को तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मतलब है। तो यहाँ पे कौन सा सेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा, तो ये इसका आंसर आ जाता है द जेनरेटिव सेल। जब पोलन ग्रेन, ये एक्चुअली में है क्या, ये पोलन ग्रेन है। ओके, ये गेमेटोफाइट जो मेल गेमेटोफाइट है वो एक्चुअली में होता है पोलन ग्रेन। ओके, मेल गेमेटोफाइट इज कॉल्ड पोलन ग्रेन। अब ये पोलन ग्रेन अपने अंदर 2 सेल्स कंस्टिट्यूट किए हुए हैं, जिसमें से जेनरेटिव सेल जो होता है वो आगे चल के मेल गेमिट बनाता है। ओके, क्या होगा कि जब फर्टिलाइजेशन का टाइम आएगा, जब स्टिग्मा पर जाना है पोलन ग्रेन को, तो पोलन ग्रेन तो पूरा जाएगा, लेकिन उसमें से जेनरेटिव सेल उसका बाद में जो क्या कहते हैं पोलन ट्यूब बना के ओवरी तक पहुंचेगा। ओके, वही जेनरेटिव सेल आगे चल के पॉलिनेशन करेगा। ओके मतलब कि फर्टिलाइजेशन करेगा। तो ये जेनरेटिव सेल किस में हेल्प करता है, फॉर फर्टिलाइजेशन। ओके, दिस जेनरेटिव सेल्स हेल्प्स इन फर्टिलाइजेशन। और वेजिटेटिव सेल का कोई काम नहीं है। ओके, इस तरह से हम लोग इस पूरे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को पढ़ते हैं। ओके, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में एक्चुअली में हमने क्या किया, हम लोगों ने एक स्पोरोजेनस सेल को लिया, उसे हम लोगों ने एमएमसी का नाम दिया। एमएमसी ने मियोसिस से डिवाइड होकर टेट्राइड बनाया, उस टेट्राइड से 4 सेल्स निकले, चारों सेल्स अलग अलग पोलन ग्रेन्स में कन्वर्ट हुए। ठीक है, उनका फॉर्मेशन हुआ गेमेटोफाइट के रूप में, एक्साइन एंड इंटाइन। एक्साइन का कॉम्पोजिशन, इंटाइन का कॉम्पोजिशन सब हमें पढ़ना है। नेक्स्टली वो अंदर ही अंदर डिवाइड होगा, 2 सेल्ड स्टेज में आएगा तो 2 सेल्ड स्टेज, 3 सेल्ड स्टेज में आएगा तो 3 सेल्ड स्टेज। जनरली प्लांट्स 2 सेल्ड स्टेज करते हैं। ठीक है, जिसमें से एक सेल वेजिटेटिव सेल बन जाता है और दूसरा सेल जनरेटिव सेल बन जाता है। यही जनरेटिव सेल आगे चल के रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। ओके, अब हम लोग करते हैं 1-2 टॉपिक और इसका। पोलन ग्रेन्स का, पोलन ग्रेन्स का कुछ हेल्पफुल फंक्शन और कुछ हार्मफुल फंक्शन। ओके, पोलन ग्रेन्स जो होते हैं हमारे अंदर कुछ सीवियर एलर्जीज क्रिएट करते हैं। ओके, कुछ एक प्लांट्स के पोलन ग्रेन्स सीवियर एलर्जीज क्रिएट करते हैं, जो कि हमारे एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है। ओके, कुछ एलर्जीज जैसे कि ब्रोंकाइटिस, आस्थमा, ये सब क्रिएट करते हैं पोलन ग्रेन्स। ठीक है, और वो कब आया था हमारे यहाँ, हमारे यहाँ वो कैरोट ग्रास से आया था। ओके, कैरोट ग्रास का पोलन ग्रेन जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है हमारे लिए, हमारे अंदर आस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस वो बनाता है। ओके, वो इम्पोर्टेड वीट के थ्रू आया था जो हमारे एनसीईआरटी में गिवन है। ओके, ये है इसका हार्मफुल इफेक्ट। यही पोलन ग्रेन जो है वो हमारे लिए हेल्पफुल भी होता है, रिच इन न्यूट्राइंट होता है। ओके, इसके टैबलेट्स लोग लेते हैं
फॉरेन में इसके टैबलेट्स लोग लेते हैं ताकि उन्हें ज़्यादा पावर्स मिल सके, ठीक है। ज़्यादातर एथलीट्स लोग रेस हॉर्सेस में जब मतलब एथलीट्स लोग परफॉर्मेंस करते हैं या रेस हॉर्सेस को पोलन टैबलेट्स दिया जाता है, ठीक है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी ईल्ड कर सकें। ओके, इसका टैबलेट जो होता है वो सप्लीमेंट के रूप में भी हम लोग ले सकते हैं। ओके, और टैबलेट्स एंड सिरप्स इनका यूज़ ज़्यादातर फॉरेन कंट्रीज़ में किया जाता है। एक का तो नाम भी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ होगा, नाम आप देख लीजिएगा आप लोग अपने एनसीईआरटी में इसके बारे में। मतलब पोलन ग्रेन्स दोनों तरह से मतलब एक हेल्पफुल भी है और हार्मफुल भी है। ओके, नेक्स्टली जो ये पोलन ग्रेन्स होता है उसका वायबिलिटी क्या होता है, मतलब वो कितने दिनों तक जीवित रह सकता है। ओके, पोलन ग्रेन्स जनरली 30 मिनट्स तक जीवित रह सकता है। ग्रेन्स लूज वायबिलिटी विद इन 30 मिनट्स, ये हमारे एनसीईआरटी में गिवन है। नेक्स्टली कुछ एक प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें लगभग महीनों पोलन ग्रेन्स जीवित रह सकते हैं, दैट इज रोजेशिया, लेग्यूमिनेशिया एंड सोलनेशिया, ये भी हमारे एनसीईआरटी में गिवन है। ओके, नेक्स्टली पोलन ग्रेन के बारे में एक और टॉपिक है कि पोलन ग्रेन को हम लोग सेफ्टी से रख सकते हैं नाइट्रोजन सॉल्यूशन में। ओके, जस्ट लाइक स्पर्म, जैसे कि इंसेमिनेशन के लिए हम लोग स्पर्म को प्रोक्योर करके रखते हैं, वैसे ही पोलन ग्रेन्स को भी सिक्योर करके हम लोग रख सकते हैं नाइट्रोजन सॉल्यूशन में एट -96 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये भी हमारे एनसीईआरटी में गिवन है। इसका भी पोलन बैंक्स होता है, सीड बैंक्स होता है। ओके, जैसे कि बैंक्स में हम लोग पैसे जमा करते हैं, वैसे ही पोलन ग्रेन्स को भी सेफ्टी से जमा करके रखा जाता है। ओके, बाद में यूज़ के लिए। तो इस तरह से हम लोग पोलन ग्रेन्स का टॉपिक, हम लोग स्टेमेन का टॉपिक, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का टॉपिक सब कुछ कंप्लीट करते हैं। अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में मेगा स्पोरोजेनेसिस को स्टार्ट करेंगे। ओके, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।